हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कई दिनों के बाद दोबारा से वीडियो को अपलोड करने के लिए आ गए हैं। एक्चुअली कुछ पर्सनल कारण से वीडियो डिस्कनेक्ट हो गए थे, अब ये दोबारा कंटिन्यू हो जाएंगे। आप सब लोग अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं हम, और घर पर रह कर के अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, गवर्नमेंट कभी भी ये घोषणा कर देगी कि भाई अब नोटिफिकेशन आ जाएगा रीट का, और उसके बाद 3 महीने का टाइम देगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो कोरोना चल रहा है ये आपके लिए एक अवसर लेकर आया है। आप घर पर रह कर के बिंदास तैयारी करें, और अधिगम संस्थान आपकी तैयारी में सकारात्मक सहयोग कर रहा है। भारतीय संविधान की विशेषताओं पर बात चल रही थी दोस्तों। उनमें मैंने पहली विशेषता तो ये बताई दी थी कि भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य है, और आपको याद होगा गणतंत्र का मैंने मतलब बताया था राष्ट्रपति का निर्वाचित होना या वंशानुगत होना, निर्वाचित होना। जबकि ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ पर राज्य का अध्यक्ष वंशानुगत है, जो सम्राट या महारानी होता है। दूसरी जो विशेषता बताई थी हमने दोस्तों, भारतीय संविधान के स्रोतों को लेकर के बात हो गई थी, और एक विशेषता हमने बताई थी संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था में हमने लास्ट में आपको बताया था कि जिस देश में संसदीय शासन होगा उस देश में सरकार का अध्यक्ष और राज्य का अध्यक्ष अर्थात राष्ट्र का अध्यक्ष दोनों अलग अलग होंगे। जैसा कि आपको पता है, भारत में संसदीय शासन और गणतंत्र है, जबकि हमने गणतंत्र फ्रांस से लिया है और संसदीय शासन ब्रिटेन से लिया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, ब्रिटेन गणतंत्र का प्रतीक नहीं है, संसदीय शासन का प्रतीक है। अगर आपसे पूछा जाए संसदीय शासन का मॉडल देश, तो ब्रिटेन आएगा, लेकिन ध्यान रखना संसदीय गणतंत्र ब्रिटेन में नहीं है, संसदीय गणतंत्र भारत में है। अब की बार फर्स्ट ग्रेड में इसी तरीके का सवाल आया था जीके में, जो हमने बता दिया था। अब मैं जो अगली विशेषता की बात कर रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं एकल नागरिकता को लेकर के। अगली जो विशेषता है भारतीय संविधान की, वो है एकल नागरिकता। देखो, एक तो विशेष राज्य का दर्जा और एक नागरिकता संबंधी प्रावधान इस बार थोड़ा करंट के हिसाब से बहुत हाईलाइटेड है। एक तो होती है दोहरी नागरिकता और एक होती है एकल नागरिकता। जिन देशों में दोहरी नागरिकता होती है, मॉडल देश है अमेरिका। वहाँ पर राज्य की नागरिकता अलग और देश की नागरिकता अलग, इसको बोलते हैं दोहरी नागरिकता। लेकिन हमारे देश में राज्यों की नागरिकता है या भारत संघ की? बताइए, हम सब कहाँ के नागरिक हैं? जाहिर सी बात है, हम सब भारत के नागरिक हैं। राज्यों की नागरिकता नहीं है, ना हम हरियाणा के नागरिक हैं, ना हम यूपी के नागरिक हैं, ना महाराष्ट्र के नागरिक हैं, ना मध्य प्रदेश के नागरिक हैं। हम सभी लोग भारत के नागरिक हैं। तो देश की एकता और अखंडता राज्यों को अलग अलग नागरिकता देने में है या एक ही नागरिकता देने में है? जाहिर सी बात है, जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता रही थी। 1954 से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था, और 2019 तक जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य का दर्जा रहा, जिसकी वजह से आपको पता होना चाहिए वहाँ पर राज्य की नागरिकता अलग थी और देश की नागरिकता अलग थी। तो जम्मू कश्मीर के लोगों को दोहरी नागरिकता थी। अच्छा, जब दोहरी नागरिकता होती है तो देश के प्रति ज़्यादा सम्मान बढ़ेगा, अपने क्षेत्र के प्रति ज़्यादा सम्मान बढ़ता है, तो क्षेत्रवाद पनपता है। वेरी गुड। और ये क्षेत्रवाद की भावना पनपती है। लेकिन हमारे देश में जब एकल नागरिकता है, तो इसका मतलब क्षेत्र की है या देश की है? देश की। तो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान में ब्रिटेन से प्रभावित होकर के एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो एक तो ये बात है, इसके पीछे उद्देश्य बता दिया, देश की एकता और अखंडता। अब हम बात करते हैं नागरिकता संबंधी संवैधानिक प्रावधान क्या है। संविधान का भाग 2। भाग 2 कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? अनुच्छेद 5 से 11 तक। इन सब का संबंध नागरिकता से है। अब देखो, आपको ये तो पता होगा कि अभी पिछले साल 2019 में एनआरसी, असम को लेकर के, विदेशी लोगों को लेकर के नागरिकता संबंधी प्रावधानों पर काफ़ी चर्चा हुई थी
CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो इस सब पर बात हुई थी। तो इन सब का संबंध नागरिकता से ही है। थोड़ा सा हम संवैधानिक प्रावधानों की बात करते हैं जो एग्जाम में आएंगे। देखो, एक तो यही प्रश्न आ जाता है कि एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया, तो उत्तर हो गया ब्रिटेन। दूसरा जो प्रावधान जो एग्जाम में आता है वो आता है इन अनुच्छेदों में से। देखिए, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये आपने देखा भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 अनुच्छेद हैं। तो इनमें क्या लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा आपको हिंट के तौर पर याद रखना है दोस्तों। अभी हमने फर्स्ट ग्रेड में जब विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के पढ़ाया था तो विशेष आर्टिकल आ गया था विशेष राज्य के दर्जे का लेकर के। तो ये नागरिकता संबंधित एक हिंट के तौर पर याद रखना है। हालांकि RS वगैरह में तो और इनमें गहराई में जाना पड़ेगा, लेकिन जनरल एग्जाम में यही आते हैं। जैसे अनुच्छेद 5 कहता है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अब आपको पता है संविधान का प्रारंभ कब हुआ, संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान के प्रारंभ पर, यानी 26 जनवरी 1950 को हम सब भारत के नागरिक हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि यदि भारत का संविधान लागू हो गया, अर्थात 26 जनवरी 1950 को हम सब भारत के नागरिक हो गए, तो इसमें जिसके माता पिता या वह स्वयं व्यक्ति इस राज्य में जन्मा है तो वह भी भारत का नागरिक है। यदि कोई व्यक्ति संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष पूर्व तक भारत में रहा हो, यानी कम से कम 5 वर्ष भारत के क्षेत्र में रहा हो, तो वह भी भारत का नागरिक माना जाएगा। संविधान के प्रारंभ से कम 5 वर्ष, अनुच्छेद 5 वर्ष, 5 वर्ष तक भारत में रहा हो कम से कम, तो वह भी भारत का नागरिक माना जाएगा, चाहे वो किसी भी देश का था। लेकिन संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष पहले से वो भारत में रह रहा है और कम से कम वो 5 वर्ष पहले रह लिया है, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। क्लियर हो गई 5 से 5। नंबर 6, अनुच्छेद नंबर 6, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वालों की नागरिकता। यानी यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहा है, कहाँ से भारत आ रहा है, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन का मतलब है भारत को आगमन, यानी कोई व्यक्ति भारत में आ रहा है तो कब से कब तक वो भारत का नागरिक कहलाएगा। तो देखो, यदि पाकिस्तान से कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 तक या इससे पहले भारत आ गया है तो वह भारत का नागरिक है। और यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया है तो कम से कम भारत में 6 महीना रहने के बाद वह नागरिकता के लिए आवेदन करेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने 2015 में इस 6 महीने की अवधि को बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया। ये सिर्फ पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों पर लागू होगा। आपको बस इतना सा याद रखना, आर्टिकल की मूल वाक्य याद रखने हैं आपको। तो बस अनुच्छेद 7 क्या कहता है, अब इसका उल्टा कर देते हैं। यानी भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन, यानी जाने वाले, यानी भारत से पाकिस्तान को आने वाले, भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वालों की नागरिकता। यदि कोई व्यक्ति भारत से छोड़कर पाकिस्तान को चला जाता है तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, पाकिस्तान का नागरिक हो जाएगा।
लेकिन इसमें एक शर्त है, इसमें एक समय अवधि है। इसमें ये लिख रखा है कि मान लो 1947 में, हालांकि तारीख है 1 मार्च 1947, 1947 में कोई भारत के जो एरिया में रह रहा था वो पाकिस्तान चला गया, लेकिन 19 जुलाई 1948 तक वापस आ गया, तो भारत का नागरिक हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ये ध्यान रखना, आपको एग्जाम के लिहाज से ये पहले पहले पॉइंट याद रखने बस। 8, भारतीय मूल, यानी जिसके पूर्वज वगैरह भारत मूल के रहे हों, भारतीय मूल का कोई व्यक्ति विदेश में रहता है, भारतीय मूल का कोई व्यक्ति विदेश में हो तो भारतीय दूतावास में आवेदन करके भारत की नागरिकता ले सकता है, लेकिन उसे फिर उस देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अपने देश में एकल नागरिकता है। हम सब कहाँ के नागरिक हैं? भारत के। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? नो का मतलब नहीं। यदि कोई भारतीय दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, यानी कोई भारत का नागरिक और उसने दूसरे देश की नागरिकता ले ली, तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी। अब वो भारत का नागरिक नहीं है। तो लिखते हैं, यदि कोई भारतीय दूसरे देश की नागरिकता ले ले, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करे, तो भारतीय नागरिकता समाप्त। देखो, पहला हमने बताया अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी यदि कोई भारत का नागरिक है या उसके माता पिता कोई भारत का नागरिक है तो उसकी संतान भी भारत की नागरिक हो गई। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भारतीय नहीं था लेकिन संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष तक भारत में रहा हो तो यह भारत का नागरिक। 6, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले, अर्थात कोई पाकिस्तान से भारत आ रहा है लेकिन कितनी तारीख तक? 19 जुलाई 1948 तक, तो भी वह भारत का नागरिक माना जाएगा। नंबर 7, भारत से पाकिस्तान को, यानी भारत से पाकिस्तान जा रहा है तो अब भारत का नागरिक तो है नहीं, लेकिन मान लो 1 मार्च 1947 के बाद वो चला गया और अब मान लीजिए वो 19 जुलाई 1948 तक वापस आ जाए तो फिर वो भारत का नागरिक हो जाएगा। 8, भारतीय मूल का कोई व्यक्ति विदेश में हो तो वह भारतीय दूतावास में आवेदन करे तो उसे नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है। इसके बाद में 9, यदि कोई भारतीय दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। 9, अब उसकी भारत की नागरिकता समाप्त। 10, बस एक बार जिसको भारत की नागरिकता मिल गई उसके नागरिकता के अधिकार बने रहेंगे। तो 10 का मतलब है नागरिकों के अधिकारों का बना रहना, यानी एक बार कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसको बार बार फिर अप्लाई करना पड़े। जो भारत का नागरिक है उसको अपने आप भारत के नागरिक होने के नाते सभी अधिकार मिल जाते। नागरिकों के अधिकारों का बने रहना। और दोस्तों, अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता के लिए संसद कानून बनाएगी। कौन कानून बनाएगी? संसद। यही वजह है कि 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया गया था, जिसमें लगातार संशोधन होते रहे। एनआरसी का संबंध भी उसी में संशोधन से, सीए का संबंध भी उसी में संशोधन से, लेकिन वो आपके एग्जाम वगैरह में नहीं आएगा। वो जैसे आरएस वगैरह में जाते हैं और आरएस के लिए थोड़ा सा और तैयारी को गहन करना पड़ता है। और अनुच्छेद 11 जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नागरिकता के लिए कानून संसद बनाएगी। नागरिकता हेतु कानून संसद बनाएगी। क्यों बनाएगी? क्योंकि नागरिकता संघ सूची का विषय है। नागरिकता हेतु कानून बनाएगी संसद। तो इस तरीके से एक तो ये अनुच्छेद हैं, 7 अनुच्छेद, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये अनुच्छेद दोस्तों आपको
याद करना, एक एक लाइन के आर्टिकल हैं, एग्जाम में आते रहते हैं, एक बार आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफ़ी बच्चे कहते हैं बोल सर जो ऑफलाइन में जो आप पढ़ाते हो वो ऑनलाइन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है हमको। तो देखो दोस्तों, ये क्लास एक्चुअली ऑनलाइन है, ऑफलाइन का माहौल अलग होता है, ऑनलाइन का माहौल अलग होता है, उसकी तुलना आप ना करें। आप कॉन्सेप्ट को समझें। आपका यहाँ उद्देश्य है विषय वस्तु को समझना। यहाँ पर ये नहीं है कि सर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अब देखो इंटरेस्ट तो क्या है कि पढ़ना है हमको, तो पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बार बार हमको सुनिए वीडियो पर, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगना चाहिए, इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए। जो माहौल हम नहीं बना सकते वो आपको अपने दिमाग में क्रिएट करना पड़ेगा। ऑफलाइन क्लास का एटमॉस्फेयर अलग होता है, ऑनलाइन क्लास का एटमॉस्फेयर अलग होता है। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये गांठ बांध लीजिए। आपको तैयारी करनी है, ये आप मान लीजिए। आपको सिलेक्शन लेना ही आप दिमाग में सेट कर लीजिए। इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ये आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। आपको माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। पढ़ने के लिए दिमाग में आपको स्थिरता लानी पड़ेगी। हमारा यहाँ पर काम है विषय वस्तु को समझाना। आप प्लीज़ इस विषय वस्तु को समझने की कोशिश करो, वीडियो को बार बार देखो। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं इस चीज़ को लर्न कर रहा हूँ। एक बार आप इनको देख लीजिए, इसके बाद में मैं और थोड़ा आगे करता हूँ, जिक्र बढ़ाता हूँ जम्मू कश्मीर का। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, जम्मू कश्मीर को लेकर के अभी 2019 में सरकार ने अगस्त में बिल प्रस्तुत किया था और उसका राज्य का दर्जा समाप्त हो गया। और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा समाप्त। और आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जिसमें से लद्दाख को भी अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली की तरह और पुदुचेरी की तरह विधानसभाएं रहेंगी और मुख्यमंत्री रहेंगे, जाहिर सी बात है। और लद्दाख में ना तो विधानसभा रहेगी और ना ही वहाँ पर मुख्यमंत्री रहेगा। तो अब 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हो जाएंगे जहाँ पर विधानसभा और मुख्यमंत्री रहेंगे। नंबर 1 दिल्ली हो गया, नंबर 2 पुदुचेरी हो गया और नंबर 3 हो जाएगा जम्मू कश्मीर। हालांकि जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव अभी हुए नहीं है, अब तो कोरोना के बाद ही पता चलेगा क्या सिचुएशन होनी है। अब मैं थोड़ा सा दोस्तों आपको बताता हूँ अनुच्छेद 370 के बारे में। हालांकि मैं इससे अगली विशेषता विशेष राज्य के दर्जों के प्रावधान में एक अलग से ले लूँगा, लेकिन यहीं पर मैं आप देखते हैं एकल नागरिकता का अपवाद क्या है, वो है जम्मू कश्मीर जो रहा है। थोड़ा सा हम उस पर जिक्र करते हैं। ये आपको पढ़ने पड़ेंगे और इनको हर हालत में आपको याद करना ही पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, 1954 में, जैसा कि आपको पता है, जम्मू कश्मीर रियासत राजा हरि सिंह जी थे। 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने नेहरू जी के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और वहीं पर पाकिस्तान ने POK बना लिया, पाक अधिकृत कश्मीर, क्योंकि उसने कबीलाओं के माध्यम से अटैक करवा करके एरिया पर कब्जा कर लिया। 1954 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को मिल गया, जम्मू कश्मीर को मिला। अध्यादेश द्वारा एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 35A। राजेंद्र प्रसाद थे राष्ट्रपति और इसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को निवास के आधार पर, निवास के आधार पर स्वायत्तता मिल गई। स्वायत्तता का मतलब होता है आज़ादी, स्वतंत्रता, पृथकता। जम्मू कश्मीर मूल के लोगों के अलावा कोई भी व्यक्ति वहाँ स्थायी रूप से निवासी नहीं होगा। अभी हटा दिया 35 से, बिल्कुल ही आपको पता होना चाहिए 2019 में विधेयक ला करके। तो ये जम्मू कश्मीर को लेकर के 2 प्रावधान आपको याद रखना। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा मिल गया और अनुच्छेद 35A जोड़ा गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के मूल नागरिकों को निवास के आधार पर स्वायत्तता दे दी गई। अगस्त 2019 में अमित शाह ने राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत किया और जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को, अब जब राज्य नहीं रहेगा तो विशेष राज्य कहाँ से रहेगा,
विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया। यहाँ के लोगों को दोहरी नागरिकता थी वो समाप्त कर दी, 35 से समाप्त कर दिया। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से ज़मीन ले लेगा और वहाँ पर निवासी बन सकता है। यही वजह है कि वहाँ अब औद्योगिकरण होगा, लोगों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सब तरीके का एक नए तरीके से विकास होगा, देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा मिलेगा और जो वहाँ पृथकतावादी ताकतें हैं, जो आतंकवाद वगैरह है, उस पर अब लगाम लगेगी। और जैसा कि आपको पता है पीओके पर मोदी सरकार ने अपना जो दावा था वो कभी छोड़ा नहीं था और उसको बोल दिया पाकिस्तान को पीओके भारत का है, हम उसे लेकर के रहेंगे। क्योंकि अब यहाँ पर भारत की पूर्ण रूप से भारत का पूर्ण रूप से नियंत्रण हो गया। पहले यहाँ पर राज्य सरकार थी, वो अब ख़त्म ही हो गया सिस्टम। इसके बाद में अब हम लेते हैं अगली जो विशेषता ले रहे हैं, वो ले रहे हैं विशेष राज्य के दर्जे का प्रावधान। अगली जो विशेषता है, आप 5 ही विशेषता समझ सकते हो। विशेष राज्य के दर्जे का प्रावधान, ये भी हम देखते हैं दोस्तों। विशेष राज्य का दर्जा, भारतीय संविधान का भाग 21 अनुच्छेद 369 से 392। अब देखो, भारतीय संविधान में ये संक्रमणकालीन भाग था। इस भाग में संक्रमण काल का मतलब जानते हो आप? संक्रमण काल का मतलब होता है अस्थायी, संक्रमणकालीन प्रावधान। अभी जो स्थिति चल रही है भारत में, कुछ भी स्थिरता नहीं है। हम हर चीज़ को एक प्रयोग के तौर पर ले रहे हैं, क्योंकि जब तक कोरोना रहेगा तब तक ये रहेगा, जब तक ये कोरोना वायरस रहेगा तब तक ये रहेगा, तो तब तक ये है जब तक ये है। ऐसी स्थिति कहलाती है अल्प अवधि के लिए संक्रमणकालीन प्रावधान। ये संक्रमणकालीन व्यवस्था होती है जब स्थिरता नहीं आती है। अरे साहब, जब ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा तब हम परीक्षाएं कराएंगे, ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा तब विज्ञापन आएगा, इस तरीके की बातें आप सुनते हो ना, तो इसका मतलब है ये टेम्परेरी बातें हैं ये। तो देखो, अनुच्छेद 369 से 392, इन आर्टिकलों को अगर हम देखें तो एग्जाम में कैसे आता है। पहली बात तो ये है कि विशेष राज्य उन राज्यों के लिए है जिनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और क्षेत्रीय पहचान है। उसमें कुछ न कुछ विशिष्टता है। आर्थिक पिछड़ापन हो सकता है, एक सामाजिक अलगाववाद हो सकता है उनमें, एक उनका जनजातीय लगाव हो सकता है, एरिया वाइज हो सकता है। कोई ना कोई ऐसी पृष्ठभूमि है जो उनको एक अलग स्टेटस को बनाए रखने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को इंगित करती है। जैसे जम्मू कश्मीर की स्थिति थी वो अलग है, नागालैंड की स्थिति अलग है। इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि त्रिपुरा है, मेघालय है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, ये सब अलग अलग है। एक तो देखो, वर्तमान जो संविधान है वो किस तरीके से विशेष राज्य के दर्जे की बात करता है। जो विशेष राज्य की श्रेणी में आते हैं उनको सरकार आर्थिक सहायता देती है, उनको राजनीतिक अधिकार देती है, उनको आर्थिक और सामाजिक पैकेज और सुविधाएं प्रदान करती है ताकि उनकी स्थिति बनी रहे। तो देखते हैं, अनुच्छेद 371 की बात करते हैं, क्योंकि 370 में तो आपको पता है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा है। 371A, 371B, 371C, 371D, 371E, 371F, 371G, 371H और 371I और 371J। इनको हम लेते हैं, इनमें किस आर्टिकल में किस राज्य के लिए प्रावधान है। सिर्फ आपको ये याद रखना है, अभी पूछा था एग्जाम में 371 में क्या है। तो देखिए, गुजरात और महाराष्ट्र के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, सिर्फ आर्टिकल में पूछा जाएगा 371 में क्या है। गुजरात और महाराष्ट्र के लिए विशेष प्रावधान। जो राज्य विशेष राज्य की श्रेणी में आते हैं उनको अलग से केंद्र सरकार के द्वारा, अलग से राज्य सरकारें वित्तीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहचान और विकास के लिए स्वयं उत्तरदायी होती हैं
और संवैधानिक आधार पर उनको अलग से राइट्स दिए होते हैं। 371A आना नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान करता है। बी बीजेपी असम में पहली बार ही आई है, असम के लिए। 371C MC मैरी कॉम मणिपुर की है, मणिपुर में विशेष राज्य। 371D और E ये दोनों आंध्र प्रदेश के लिए हैं। आंध्र प्रदेश, अब तेलंगाना और जुड़ जाएगा क्योंकि तेलंगाना अलग हो गया ना आंध्र प्रदेश। E केंद्रीय विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय हैदराबाद में, सॉरी आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। ये ध्यान रखना, ई सिर्फ एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है ना। फांसी 371F सिक्किम के लिए। AGOG 371G मिजोरम के लिए। आहा अरुणाचल प्रदेश के लिए H। I इनकम हो तो गोवा जाना घूमने के लिए I। J एंड के पढ़ते हो ना जम्मू कश्मीर, तो K का मतलब होता है कर्नाटक, कर्नाटक हैदराबाद, आंध्र प्रदेश नहीं हैदराबाद के लिए विशेष अधिकार राज्यपाल के पास। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपको याद करने हैं। एग्जाम में सिर्फ ये नहीं पूछेगा कि भाई इसको कैसे, मेन चीज़ है किस अनुच्छेद में क्या है। देखो विशेष राज्य का दर्जा आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर है, सामाजिक और उनके क्षेत्र विशेष के लिए है, और उनके एक सांस्कृतिक पहचान के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। फिर देखते हैं अनुच्छेद 371 गुजरात और महाराष्ट्र के लिए, ए 371A नागालैंड के लिए, बी 371B है असम के लिए, 371C मणिपुर के लिए, 371D और E आंध्र प्रदेश के लिए, 371F सिक्किम के लिए, 371G मिजोरम के लिए, 371H अरुणाचल प्रदेश के लिए, I इनकम हो तो गोवा जाओ, और J कर्नाटक हैदराबाद के लिए राज्यपाल को विशेष अधिकार। तो एक बार ये देख लो। चलो दोस्तों, तो विशेष राज्य से संबंधित, विशेष राज्य के दर्जे से संबंध कौन सा भाग हो गया? 21 हो गया। विशेष राज्य के दर्जे से संबंधित भाग 21 कहाँ से कहाँ तक है? 369 से 392 तक है। 370 में जम्मू कश्मीर को था, और अभी 371 में आपके सामने आ गए हैं। इस तरीके से ये तो संवैधानिक प्रावधान हो गए। अब देखो, ये संवैधानिक प्रावधान है, लेकिन वास्तव में इनको वर्तमान में विशेष राज्य का दर्जा दिया नहीं है। लेकिन संविधान में केंद्र सरकार, राष्ट्रपति चाहे तो दे सकता है और चाहे तो ना दे, ये सिचुएशन देनी पड़ेगी, क्योंकि संक्रमणकालीन व्यवस्था है, ये परमानेंट स्थायी व्यवस्था नहीं है। जैसे हम देखते हैं गुजरात और महाराष्ट्र के लिए नहीं है, उत्तराखंड के लिए है, तो इसका मतलब व्यवहार में कुछ अंतर है। तो देखते हैं एक बार हम। देखो दोस्तों, वर्तमान में विशेष राज्य का दर्जा किन किन को दे रखा है, जैसे यूईसी। अब जम्मू कश्मीर राज्य तो रहा नहीं, तो यूईसी हो गया देखा जाए तो, ये लो साहब यूईसी। तो इस तरीके से ये यूईसी। फिर देखते हैं, ये तो हो गया जम्मू कश्मीर J&K, यू से हो गया उत्तरांचल था, 2011 में उत्तराखंड हो गया, ही से हो गया हिमाचल प्रदेश, और सी से हो गया सिक्किम। तो 1 2 3 4 और पूर्व उत्तर की 7 सिस्टर्स, नॉर्थ ईस्ट की 7 बहनें। तो इस तरीके से कुल 11 को विशेष राज्य का दर्जा है। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी उसकी एक विशेष स्थिति बनी हुई है। तो 7 सिस्टर में अगर हम याद करें तो मैत्रिम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। मैत्रिम का मतलब मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर।
मेघालय, त्रि से हो जाएगा त्रिपुरा और मा से हो जाएगा मणिपुर। ठीक है दोस्तों, 3 तो ये हो गए। और ये अमीना, ये लो 4 राज्य हो गए, असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। इस तरीके से वर्तमान में इनको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। एक बार हम देख लेते हैं। तो वर्तमान में इनको विशेष राज्य का दर्जा है वर्तमान में। ठीक है ना, वर्तमान में विशेष राज्य का दर्जा इनको दे रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये अरुणाचल हो जाएगा, आ से अरुणाचल, मी से हो जाएगा मिजोरम, ना से हो जाएगा नागालैंड और ए से हो जाएगा असम। तो इस तरीके से ये आपके वर्तमान सिचुएशन हो जाएगी। और संविधान में इनके लिए है, वर्तमान में इनके लिए, सिद्धांत और व्यवहार में थोड़ा अंतर है। इसको आप देख लीजिए अपने हिसाब से एक बार और, तो इनको भी आपको लर्न कर लेना। मेरे हिसाब से सूत्र हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको याद हो जाएंगे। इनको मिटा देता हूं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगली जो विशेषता ले रहे हैं दोस्तों हम, वो ले रहे हैं संविधान संघात्मक होते हुए एकात्मक। ये देखो विशेषताएं, जैसे पिछली बार एग्जाम पूछा था गणतंत्र का अर्थ बताओ, एक एग्जाम में पूछा था सामाजिक न्याय का अर्थ बताओ, फिर एग्जाम पूछा था पंथ निरपेक्षता का अर्थ बताओ। इनको हम यहाँ पर विशेषताओं में पढ़ते हैं और ये चीज़ फिर प्रस्तावना में भी है। तो एक ही जगह में इनको एक्सप्लेन करेंगे, चाहे यहाँ कर दें चाहे प्रस्तावना में, बात बराबर ही है। यहाँ कर देंगे विशेषताओं में, तो ये कॉन्सेप्चुअली ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम बात करते हैं, अगली विशेषता है संविधान संघात्मक होते हुए एकात्मक। संघात्मक होते हुए एकात्मक शासन। देखो इसमें 2 अपोजिट शब्दावली हैं, एक तो संघात्मक और एक एकात्मक। अच्छा देखो, संघ रहने के लिए कम से कम चाहिए कितने चाहिए संघ? संघ रहने के लिए चाहिए 2। तो जिन देशों में संघवाद होता है उन देशों में बताओ कितनी सरकार होती हैं? 2 सरकार। नाम क्या क्या है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और यदि बाप के 2 बेटे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा? बंटवारा। तो जिन देशों में संघवाद होता है उन देशों में कितनी सरकार? 2 सरकार। और बाप के 2 बेटे हैं तो प्रॉपर्टी क्या होगा? बंटवारा। तो संघवाद का क्या अर्थ है? संघवाद में 2 सरकार होती हैं, केंद्र और राज्य सरकार। दोनों सरकारों के मध्य विषयों का, शक्तियों का, संपत्ति का क्या हो गया? बंटवारा। जैसे केंद्र और राज्य। तो देखो आपसे, जैसे हमारे यहाँ पर जो केंद्र सरकार है उसको संघ सूची, राज्य सरकारों के लिए राज्य सूची, और एक होती है समवर्ती सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बनाते हैं। विषयों की बात करेंगे। और जिन देशों में एकात्मक शासन होता है वहाँ कितनी सरकार होंगी? केंद्र राज्य दोनों या एक? वहाँ पर एक ही सरकार सर्वे सर्वा होती है और वो है केंद्र सरकार। तो वह शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र सरकार सर्वोच्च होती है, कौन सा शासन है? एकात्मक। लेकिन जहाँ पर दोनों भाई बराबर हैं वह शासन व्यवस्था जिसमें दोनों सरकार बराबर होती हैं वह कौन कौन सी है? वह कौन सी है? संघात्मक शासन व्यवस्था। तो देखते हैं संघवाद का क्या अर्थ हो गया। संघवाद का अर्थ
संविधान द्वारा विषयों का बंटवारा कितनी सरकारों में होना? 2 सरकारों में होना। और ये संघवाद अपनाते क्यों हैं? क्योंकि जिन देशों में भौगोलिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर, आर्थिक आधार पर विविधताएं होती हैं, उन देशों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार का होना बहुत ही जरूरी है, ताकि अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आधार पर शासन व्यवस्था को चलाया जा सके। लेकिन जहाँ पर विविधताएं नहीं हैं, जहाँ जैसे ब्रिटेन है, वहाँ पर सभी ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, तो वहाँ पर कोई धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अलग से विविधता नहीं है, तो वहाँ पर कौन सा शासन है? एकात्मक शासन है। जापान में भी कौन शासन है? एकात्मक शासन है। फ्रांस में भी कौन सा शासन है? एकात्मक शासन है। लेकिन संघवाद का मॉडल देश कौन सा है? अमेरिका है। भारत में और अमेरिका की संघीय व्यवस्था में अंतर है, वो देखते हैं कैसे। आपको एक विशेषता के तौर पर देखना है संघवाद का अर्थ। तो देखो, अर्थ में हम देखें, संविधान द्वारा शक्तियों का बंटवारा, किस किस में होना? केंद्र व राज्य दोनों सरकारों में किया जाना, दोनों सरकारों में किया जाना। अतः इसमें दोनों ही सरकारें अपने अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र रहती हैं। अतः इसमें राज्य व केंद्र बराबर होते हैं, दोनों ही सरकार बराबर होते हैं। कौन शासन व्यवस्था में? संघवाद में। लेकिन हमारे यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कौन सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है? केंद्र सरकार। तो कुछ लक्षण तो हो गए संघवाद के, और कुछ लक्षण फिर जब केंद्र सरकार सर्वोच्च है वो एकात्मक के। तो भारतीय संविधान में कुछ लक्षण संघात्मक शासन के और कुछ लक्षण एकात्मक शासन के हैं। क्यों? क्योंकि देश में विविधता को बनाए रखने के लिए, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने के लिए संघवाद जरूरी है। लेकिन देश की एकता और अखंडता के लिए कौन सरकार का सर्वोच्च होना जरूरी है? केंद्र सरकार का। तो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमारे देश में संविधान विशेषज्ञों ने केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया है और राज्य सरकारों को कमजोर। और केंद्र सरकार का शक्तिशाली होना किसका लक्षण है? एकात्मक शासन का लक्षण है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि मैं 1935 के अधिनियम से अधिक शक्तिशाली केंद्र सरकार के पक्ष में हूँ। इसका मतलब है संघीय व्यवस्था 1935 के अधिनियम में थी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, संघवाद को इंग्लिश में फेडरल कहते हैं। संघ क्या कहते हैं? फेडरल कहते हैं। लेकिन अमेरिका में यही चलता है फेडरल। लेकिन भारत में फेडरल व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फेडरल में दोनों सरकार क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो भारत में केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है और केंद्र सरकार का शक्तिशाली होना एकात्मक शासन का लक्षण है। और ये प्रावधान हमने लिया है कनाडा से। तो भारत की संघीय व्यवस्था किससे प्रभावित है? कनाडा से। लेकिन भारत में कनाडा से प्रभावित होकर, प्रेरित होकर अनुच्छेद 1 में यूनियन शब्द का प्रयोग किया है। यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है। अमेरिका में तो क्या है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बराबर है, संघ। इसलिए अमेरिका में क्या कहा जाता है इस संघवाद में? अमेरिका में फेडरल है और फेडरल में क्या है? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। यानी वहाँ पर राज्य सरकारों को केंद्र के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता, जबकि भारत में राज्य को केंद्र के द्वारा संसद कानून बनाकर साधारण विधेयक से
समाप्त कर सकती है, राज्य की सीमाओं को बदल सकती है, राज्य के नाम को बदल सकती है। इसलिए भारत में विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है ना। अनुच्छेद 1 में यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है। कैसे हुआ है? अनुच्छेद 1, इंडिया जो कि भारत है, इंडिया दैट इज भारत, भारत है। राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ है। अब यूनियन का मतलब क्या है? ये कोई समझौता नहीं है, स्वाभाविक प्राकृतिक है। इसको आगे देखते हैं। मैं मिटा रहा हूं दोस्तों इसको ऊपर से, आप देख लीजिए। इसको हम आगे देखते हैं। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है। देखो फेडरल यूएसए में, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, वहां पर जो अमेरिका की संसद है, जिसे आप कांग्रेस कहते हैं, बिना राज्यों की स्वीकृति के राज्य की सीमाओं में परिवर्तन नहीं कर सकती। जबकि भारत में यूनियन ऑफ स्टेट का अर्थ अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, नश्वर है हमारे यहां पर राज्य, विनाशी संघ, अर्थात हमारे यहां पर संसद संघ नश्वर नहीं है, अविनाशी संघ, अविनाशी राज्यों का विनाशी अविनाशी, भारत में उल्टा हो गया, अमेरिका से विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। जबकि भारत में संसद साधारण बहुमत से राज्यों को समाप्त कर सकती है, राज्य की सीमाओं को बदल सकती है। अब जम्मू कश्मीर राज्य का अस्तित्व कर दिया ना खत्म। लेकिन अमेरिका और भारत में एक बहुत बड़ा अंतर है। हमारे यहाँ पर राज्यों से पूछा नहीं जाता और अमेरिका में राज्यों से पूछा जाता है। बिना राज्यों की अनुमति के उनकी सीमाओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। भारत में राज्य को समाप्त कर सकती है संसद, राज्य के नाम को बदल सकती है अनुच्छेद 3 के तहत, राज्य की सीमाओं को बदल सकती है संसद, और एक राज्य में से नए राज्य का निर्माण कर सकती है। तो भारत में बताओ केंद्र राज्य दोनों बराबर हुए, केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली हुआ, केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है। इसलिए भारत में जो यूनियन शब्द है उसका अर्थ है कोई भी राज्य भारत संघ से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि यह संघ समझौते का परिणाम नहीं है। और भारत का मतलब ही है राज्यों का संघ। भारत का मतलब ही क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ, जिसका मतलब है कोई भी राज्य भारत संघ से अलग नहीं हो सकता। अब दोस्तों यहीं पर हम एकात्मक शासन की भी बात करते हैं। तो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तिशाली रखा गया है। जैसे हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता है, हमारे यहाँ पर जब चाहे तब संसद राज्य के नाम को बदल सकती है, इससे भी केंद्र सरकार शक्तिशाली है। जब हमारे देश में आपातकाल लगता है तब भी केंद्र सरकार शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि राज्य सूची के विषयों पर राज्य नहीं बल्कि संसद कानून बनाती है। इसलिए भारतीय संविधान में कुछ लक्षण एकात्मक शासन के और कुछ लक्षण संघात्मक शासन के। इसलिए भारत में ना तो एकात्मक शासन है और ना ही संघात्मक शासन है, इसीलिए कहा जाता है संघात्मक होते हुए एकात्मक। केसी वियर ने, यही वजह है कि केसी वियर ने भारतीय संघ को अर्ध संघ कहा है। क्या कहा है? भारत अर्ध संघ है, क्वेसी फेडरल। केसी वियर ने भारतीय संघवाद को अर्ध संघ नाम दिया है। तो इसमें ये इतनी बात करते हैं इस टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट बात करेंगे अगली विशेषताओं की। इनको याद करना ढंग से दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।